चलिए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 2.16 वान डे ग्राफ जनरेटर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक नए सिलेबस में निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका जो कंटेंट है, इसमें जो कंसेप्ट यूज़ किया है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर किया है, इसको इग्नोर नहीं किया है। बच्चों, वान डे ग्राफ जनरेटर बेसिकली एक तरह का मशीन है जिसकी मदद से आप बहुत ही हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स ए मशीन टू प्रोड्यूस वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ वोल्ट। ये देखिए 10⁻⁶ वोल्ट, इट इज ऑलमोस्ट फ्यू मिलियन वोल्ट। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो है सिर्फ 250 वोल्ट, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 10⁻⁶ वोल्ट की। इतना हाई पोटेंशियल ये वान डे ग्राफ जनरेटर प्रोड्यूस कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इतना हाई पोटेंशियल लेके हम करेंगे क्या? इसका आंसर है कि दिस पोटेंशियल कैन प्रोड्यूस वेरी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यूज्ड टू एक्सलेट चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड आयंस एक्सेट्रा। देखिए, इतना हाई पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही हाई प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से आप जानते हो कि E = V/D, तो E और V प्रोपोर्शनल में है, तो इतना हाई पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ही हाई प्रोड्यूस हो सकता है इससे। तो इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई भी चार्ज पार्टिकल डाल दो तो वो हाईली एक्सलेट होगा, उसके ऊपर फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगेगा, तो फिर उसका एक्सलेशन बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि वो बहुत ही हाई वेलोसिटी गेन करेगा। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इतनी हाई वेलोसिटी गेन करके क्या फ़ायदा, ये भी देखिए। दरअसल इतनी हाई वेलोसिटी से इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई हो जाती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई हो जाती है। दिस हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर यूज्ड टू प्रोब द स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अगर आपको मैटर को समझना है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो अगर समझना है, आज तो वैसे हम जानते ही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स है, न्यूक्लियस है, सब कुछ है। लेकिन जब पहली बार ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तब की बात है ये। साइंटिस्टों को पता था कि भाई अगर आपको मैटर को अंदर से समझना है तो इसके अंदर आपको किसी पार्टिकल को डालना पड़ेगा, तो उसके लिए चाहिए था हाई एनर्जी पार्टिकल। तो ये मिल रहा है हमें यहाँ पे हाई एनर्जी पार्टिकल, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इस हाई एनर्जी पार्टिकल को प्रोब कर देते हैं, यानी कि किसी भी मैटर के अंदर उसको पेनिट्रेट कर देते हैं। हाई एनर्जी है इसलिए आप इसको किसी भी मैटर के अंदर पेनिट्रेट करवा सकते हो। तो अगर वो अंदर पेनिट्रेट होगा तो उससे अंदर का मैटर है वो टूटेगा, या फिर वहाँ से कुछ रेडिएशन आएगा, कुछ होगा। तो उस वजह से हमें अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो मालूम पड़ेगा। आज हम एटम के बारे में जो भी अंदर का स्ट्रक्चर जानते हैं वो इसी मेथड से ही दरअसल पाया गया है। तो ये सब कुछ करने के लिए बेसिकली आपको चाहिए बहुत ही हाई पोटेंशियल, और वो हाई पोटेंशियल ये वान डे ग्राफ जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। तो अब हम इसका प्रिंसिपल समझते हैं। चलिए समझते हैं इसका प्रिंसिपल। हम समझते हैं कि ये किस फंडा पे काम करता है बेसिकली। इसके लिए ये एक शेल मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये जो शेल है इसकी रेडियस आप मान लीजिए कि कैपिटल R है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कैपिटल R, ये हो गई रेडियस कैपिटल R। और मैं इस शेल के ऊपर कुछ चार्ज अप्लाई कर देता हूँ, मानिए कि कैपिटल Q चार्ज मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ये जो शेल है वो कंडक्टिंग शेल है, तो क्या होगा कि मैं कहीं भी अगर चार्ज अप्लाई करता हूँ तो वो चार्ज पूरे शेल की सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। तो ये है पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q। याद रहे ये शेल है, शेल समझते हो ना आप, होलो स्फीयर, ये आप देख रहे हो कि होलो स्फीयर है। तो ये जो शेल है इसके ऊपर मैंने टोटल चार्ज दे दिया कैपिटल Q। अब आपको याद होगा कि अगर ये शेल कैपिटल R रेडियस वाला है और इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज है, तो आपको पता होगा कि इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो V = KQ/R आएगा। इतना ही नहीं,
इसके अंदर का पोटेंशियल भी सरफेस जितना ही होता है, याद है? शेल के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वही उसके अंदर भी होता है, यानी कि शेल में अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट कितना होता है? जितना उसकी सरफेस के ऊपर होता है वही। तो हमने बात की कि इसके सरफेस के ऊपर होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो अंदर भी कितना होगा पोटेंशियल? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसको जरा नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम नोट डाउन कर लेते हैं कि पोटेंशियल इनसाइड द शेल ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q इज हाउ मच? इसको हम अभी नाम दे देते हैं V1। तो ये V1 कितना हो जाएगा? K कैपिटल Q अपॉन R, और याद रहे कि इतना पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। मीन्स ये पोटेंशियल कहाँ होगा? पूरे शेल में कहीं भी अंदर आप देखो तो इतना ही V1 जितना ही पोटेंशियल होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर भी लिख सकते हो। अब सपोज कि हम कोई एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हो गया एक कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी बता रहा हूँ मैं? स्मॉल आर, और उसके ऊपर भी चार्ज है, स्मॉल क्यू जितना चार्ज है उसके ऊपर। उसको मैं इस शेल के अंदर किसी तरह डाल देता हूं और कोसेंट्रिक रख देता हूं। समझ रहे हो आप? कोसेंट्रिक यानी कि दोनों का सेंटर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। ये देखिए, ये दोनों का सेंटर एक ही जगह पे आ गया। फिर से कह रहा हूं, सोचिए कि एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और जिसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है, उसको मैं इस शेल के अंदर कोसेंट्रिक रख देता हूं किसी तरह से। अब समझते हैं कि इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा इस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से, वो लिख लेते हैं। पोटेंशियल on the surface of the small sphere having charge small q is, let us say V2। तो V2 क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। समझिए, हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि इसकी रेडियस ही स्मॉल आर है और चार्ज इसकी सरफेस पे स्मॉल क्यू है, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात समझने लायक, देखिए, सिर्फ इस शेल का पोटेंशियल अंदर तो है ही, सभी जगह पे है, कांस्टेंट है, कितना है? V1। और इस छोटे स्फीयर की सरफेस के ऊपर ये स्मॉल क्यू जो पड़ा है उसकी वजह से एक दूसरा पोटेंशियल भी आ गया, V2। यानी कि अब अगर आप इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल चेक करोगे, मैं यहां पे डिस्प्ले कर देता हूं, अगर आप इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल चेक करोगे तो ये जो VR नाम दे रहा हूं मैं इसको, वो VR कितना होगा? वो होगा V1 प्लस V2। जरा समझिए, एक तो ये शेल जो है वो तो पोटेंशियल दे ही रहा है यहां पे, इनफैक्ट हर एक जगह पे दे रहा है, तो यहां भी देगा ही। वो कितना है? V1। और ये जो स्फीयर है उसका जो चार्ज है वो भी यहाँ पे पोटेंशियल दे रहा है, वो कितना है? V2। तो यानी कि टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? V1 प्लस V2। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल पोटेंशियल ऑन द सरफेस
of small sphere is, let us say, V small r, then V small r is V1 plus V2, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसमें ये K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस K स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अभी याद रखिए कि ये पोटेंशियल V स्मॉल r कहाँ का मिला है, ये जो स्मॉल स्फीयर की सरफेस है उसके ऊपर का पोटेंशियल आपको मिला है। अब हमें बात करनी है ये जो स्फेरिकल शेल है बड़ा हमारे पास, उसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वो हमें चाहिए। मैं इसको नाम दे देता हूँ V कैपिटल R करके। ठीक है, ये V कैपिटल R। अब V कैपिटल R कितना होगा समझिए। एक तो V1 तो आएगा ही इसमें, क्योंकि आप जानते हो कि इसकी सरफेस के ऊपर जो कैपिटल Q चार्ज है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ अपॉन कैपिटल R तो हो ही जाएगा। तो एक तो V1 आएगा ही आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1 प्लस दूसरा, आप समझिए ये जो स्मॉल q चार्ज है ना उसका भी पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, इसकी सरफेस पे आएगा, और वो कितना हो जाएगा V स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। ये डिस्टेंस कितना होता है कैपिटल R, इसको मैं V3 नाम देने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अभी V1 प्लस V3। आई बात समझ में। तो ये याद रखना कि ये जो बड़ा स्फीयर है यानी कि बड़ा स्फेरिकल शेल है उसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको हम कह रहे हैं V कैपिटल R, और वो हो जाएगा V1 प्लस V3। अभी मैं V1 का इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। इसके लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस करनी पड़ेगी। चलिए अब लिखते हैं हम कि भाई पोटेंशियल ऑन द सरफेस of the spherical shell due to चार्ज स्मॉल q। याद रहे हम स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किसका, चार्ज q का, इज लेट अस से V3, then V3 will be K small q upon capital R. Now we can write total potential on the surface of the spherical shell is, let us say, V capital R, then V capital R will be V1 plus V3, है ना। तो V1 कितना है इसमें, K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, और ये V3 कितना है, K स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो है पोटेंशियल डिफरेंस। जो छोटा स्फीयर है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो, और जो बड़ा शेल है उसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सो द पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, V स्मॉल r माइनस V कैपिटल R। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे, देखिए ये जो इक्वेशन है वो V स्मॉल r है, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है वो V कैपिटल R है। मैं इसको जरा नंबर 2 ऐसे नाम दे देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों में KQ अपॉन कैपिटल R आ रहा है,
तो ऑब्वियसली जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों को तो के क्यू अपन कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों टर्म्स में के एंड स्मॉल क्यू ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो ऐसे में मैं लिख सकता हूं ये इक्वेशन हो जाएगा के स्मॉल क्यू एंड व्हाट इज रिमेनिंग 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ये हो गया दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें आप सीधा समझ सकते हो हियर V स्मॉल r इज ऑलवेज ग्रेटर देन V कैपिटल R रहेगा। सो ये भी समझ सकते हो आप कि V स्मॉल r माइनस V कैपिटल R इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों? देखिए समझिए यहाँ पे ये स्मॉल r है, ठीक है, और ये कैपिटल R है। अब स्मॉल r तो कैपिटल R से कम ही रहेगा ना, क्योंकि स्मॉल r क्या है, जो अंदर का स्फीयर है उसकी रेडियस, तो वो कैपिटल R से छोटी रहेगी हमेशा। तो ये जो स्मॉल r है वो छोटा रहेगा, इसका मतलब ये जो टर्म है 1 अपॉन स्मॉल r वो हमेशा 1 अपॉन कैपिटल R से बड़ा रहेगा। याद रखिए कि स्मॉल r यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो 1 अपॉन स्मॉल r वो हमेशा बड़ा रहेगा 1 अपॉन कैपिटल R से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो हमने लिखा कि V स्मॉल r माइनस V कैपिटल R विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरी तरफ ये भी आप समझ लीजिए कि V स्मॉल r इज ग्रेटर देन V कैपिटल R, यानी कि अंदर के स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में, बाहर के शेल की सरफेस के पोटेंशियल की कंपैरिजन में। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पेस कर लेते हैं हम। चलिए अब यहाँ पे हमें हमारी फिगर जो थी आगे वाली वो वापस चाहिए, इसलिए मैं ज़रा यहाँ पे ले रहा हूँ। ये देख लीजिए वापस, ये है स्मॉल स्फीयर और ये है स्फेरिकल शेल, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने इसकी ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर जो पोटेंशियल है उसको कहा है V स्मॉल r, ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको हम कह रहे हैं V कैपिटल R। और इक्वेशन से बात ये निकल के आ रही है कि इसमें ये जो V स्मॉल r है वो ग्रेटर देन है V कैपिटल R से, और वो भी हमेशा, आप चाहे कुछ भी कीजिए, V स्मॉल r जो है वो V कैपिटल R से हमेशा बड़ा रहेगा। अब ये तो सब ठीक है, लेकिन इससे क्या, देखिए अब जो करना है वो समझिए। अगर मैं यहां पे कंडक्टिंग वायर लगा दूं, कहां पे, ये जो अंदर हमारे पास स्फीयर है उसकी सरफेस से, ये जो बाहर शेल है उसकी सरफेस तक अगर मैं एक कंडक्टिंग वायर लगा दूं, मैंने यहां पे वायर को कंडक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है V स्मॉल r, और इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कम है। अब चार्ज की एक टेंडेंसी होती है, पॉजिटिव चार्ज की एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, राइट, याद है ये, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के ऊपर जाता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अब ये जो कुछ भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा है स्मॉल q, ये पूरा चार्ज यहां से ऊपर चला जाएगा। लेट मी ड्रॉ दैट, ये जो स्मॉल q चार्ज है वो इस वायर से होते हुए बाहर सरफेस के ऊपर चला जाएगा, स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर चला जाएगा, यहां पे पूरा चार्ज आ जाएगा, समझे आप। तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा कि ये जो स्मॉल q चार्ज है वो पूरा इसके ऊपर जमा हो जाएगा, यानी कि इस स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर अब कैपिटल Q प्लस स्मॉल q चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर पाओ कि आप इस शेल के ऊपर, सॉरी इस स्फीयर के ऊपर कहीं से एक्सटर्नली चार्ज ऐड करते जाओ, आप यहां पे कहीं से चार्ज ऐड करो,
तो वो चार्ज अपने आप यहाँ पे बाहर के शेल के ऊपर चला जाएगा, यानी कि बाहर के शेल के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे जैसे इस शेल की सरफेस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और ऐसे अगर आप चार्ज बढ़ाते ही जाओ तो एक टाइम ये आएगा कि इसकी सरफेस के ऊपर 10⁶ वोल्ट का पोटेंशियल तक आ जाएगा। आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि क्या इसके ऊपर 10⁶ वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल ला सकते हैं? आंसर है नहीं। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न ये है कि एयर का जो ब्रेकडाउन फील्ड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्रेकडाउन फील्ड यानी कि ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर इज EB इजकल टू EB यानी कि ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। यानी कि अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए तो एयर में ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि एयर में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। अब अगर आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा? सोचो, यहाँ पे कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सपोज कि कोई भी मॉलिक्यूल, एटम, कुछ भी है, अगर उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर आ जाएगा और वो खुद आयन बन जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर इस सरफेस पे आता है तो इस सरफेस का चार्ज कम हो जाएगा। तो अगर एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है तो ऐसे में एयर में से इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, तो इसका चार्ज अब बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए इसका पोटेंशियल नहीं बढ़ पाएगा। तो एयर का जो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁶ वोल्ट पर मीटर है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल है वो 10⁶ हम कह रहे हैं। सो द maximum potential on the shell is V is approximately 10⁶ वोल्ट जितना होता है। मैं इसको V max कह देता हूँ, VM, ठीक है। ये 10⁶ वोल्ट के आसपास मैक्सिमम होता है। तो ये था प्रिंसिपल पूरे वान de Graaff जनरेटर का। अब हम इसका स्ट्रक्चर जरा देखते हैं। इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे जगह कर लेते हैं हम। मैं आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो बच्चों, ये है वान de Graaff जनरेटर का स्ट्रक्चर। देखिए, ये जो नीचे फिगर दी है वो स्केमेटिक डायग्राम है और ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, ये है हमारा आउटर स्फेरिकल शेल जो कि हमने यहाँ पे दिखाया था, जिसके ऊपर हमने कैपिटल Q चार्ज लिया है, ठीक है। वो आउटर शेल हो गया। और यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये जो हमने छोटा स्फीयर लिया था, कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी जगह पे हम यहाँ पे ले रहे हैं एक कंडक्टिंग रोलर, एल्यूमिनियम का रोलर। देखिए यहाँ पे लिखा है ये एल्यूमिनियम का रोलर। ये जो है अंदर एल्यूमिनियम का एक छोटा सा रोलर है। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम है तो ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टिंग सिलेंडर है इन शॉर्ट हमारे पास। और यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरा रोलर है जो कि एक प्लास्टिक रोलर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, यह है एक प्लास्टिक रोलर, ठीक है। अब ये ऊपर जो कंडक्टिंग रोलर है, यानी कि जो एल्यूमिनियम का रोलर है वो, और नीचे जो प्लास्टिक का रोलर है उसको एक बेल्ट से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हो ये बेल्ट है। ये बेल्ट इंसुलेटिंग बेल्ट है। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है रबर का बेल्ट है। ये बेल्ट रबर का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, सिल्क का भी हो सकता है। तो ये जो है वो बेल्ट दिख रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो रबर का पूरा ऐसे बेल्ट लगाया हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? एल्यूमिनियम के रोलर से नीचे प्लास्टिक के रोलर तक, ठीक है। अब ये बाहर की ओर इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये आप देख रहे हो कि बाहर की ओर इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इस फिगर पे आइए, हमने यहाँ पे देखा
कि आपको अंदर के स्फीयर से लेके बाहर के शेल तक एक कंडक्टिंग वायर लगाना है ताकि चार्ज जो है वो अंदर से बाहर चला जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉम्ब जैसा लगाया हुआ है, मेटल का कॉम्ब। क्या है ये? मेटल कॉम्ब है। ये मेटल कॉम्ब यहाँ पे इस रोलर से लेके बाहर के शेल तक जाता है। इसमें इसमें ये दिख रहा है, ये जो मेटल का कॉम्ब है, ये मेटेलिक कॉम्ब है, वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है? आप देख रहे हो, बाहर के स्फेरिकल शेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा? जो कुछ भी चार्ज इस कंडक्टिंग रोलर के ऊपर होगा वो सारा चार्ज इस कॉम्ब से, मेटल कॉम्ब से बाहर के स्फेरिकल शेल में चला जाएगा। यहाँ पे हमने कंडक्टिंग वायर लिया था और यहाँ पे हम कंडक्टिंग कॉम्ब ले रहे हैं, मेटल का कॉम्ब ले रहे हैं। तो मेटल का कॉम्ब यहाँ पे कंडक्टर का ही काम करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो चार्ज कहाँ चला जाएगा? बाहर के स्फेरिकल शेल पे। यहाँ पे आपको ये क्लियरली दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये कॉम्ब जैसा दिख रहा है, मेटल का कॉम्ब है और ये जुड़ा हुआ है ऐसे अंदर से इस स्फेरिकल शेल के साथ। तो क्या होगा? जो कोई भी चार्ज यहाँ पे आएगा वो चार्ज यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यानी कि स्फेरिकल शेल की सरफेस पे चला जाएगा, क्योंकि हमने बात की कि यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहेगा, अंदर पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहेगा सरफेस, स्फेरिकल शेल की सरफेस की कंपैरिजन में। ओके, अब दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक मेटल कॉम्ब है। ठीक है, ये एक मेटल कॉम्ब है। मैं यहाँ पे ज़रा ये इंडिकेट भी कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है यहाँ पे वो एक मेटल कॉम्ब है, उसी तरह से ये भी एक मेटल कॉम्ब ही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मेटल कॉम्ब। ठीक है, इन दोनों मेटल कॉम्ब का काम एक ही है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करके चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। देखिए यहाँ पे क्या करेगा ये मेटल कॉम्ब? जो कोई भी चार्ज इस कंडक्टिंग रोलर पे होगा वो सारा चार्ज कहाँ पे ले आएगा? ये इस बाहर के स्फेरिकल शेल पे। और यहाँ पे ये मेटल कॉम्ब क्या काम कर रहा है? देखिए, जो कुछ भी चार्ज इस बैटरी से मिलेगा वो चार्ज इस बेल्ट के ऊपर अप्लाई कर देगा। अब पूरी बात को समझते हैं। देखिए, ये बेल्ट ऐसे घूम रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे नीचे प्लास्टिक का रोलर है, ऊपर कंडक्टिंग रोलर है और इसके ऊपर इंसुलेटिंग बेल्ट लगा हुआ है। आप देख रहे हो कि रबर का बेल्ट है, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर सिल्क का भी हो सकता है। तो ये इंसुलेटिंग बेल्ट है। अब ये बेल्ट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये बेल्ट ऐसे घूमेगा दोनों रोलर के ऊपर इस तरह से। अब इसमें क्या होगा? देखिए, ये जो बैटरी है, इस बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे इस कॉम्ब के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये कॉम्ब पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो कि इस बेल्ट के कंडक्शन में आने की वजह से, बेल्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से इस बेल्ट को भी यहाँ पे पॉजिटिव करेगा। अब ये पॉजिटिव हुआ बेल्ट इस तरफ आएगा, क्योंकि बेल्ट तो ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ बेल्ट इस तरफ आएगा। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के यहाँ पे कंडक्टिंग रोलर पे आएगा। लेकिन हमने आगे ही बात की कि यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहेगा और बाहर पोटेंशियल हमेशा कम रहेगा। इसलिए अब यहाँ जो कोई भी चार्ज आया है वो सारा चार्ज इस कंडक्टिंग कॉम्ब से होते हुए यहाँ बाहर के स्फेरिकल शेल पे आ जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बैटरी के पॉजिटिव में से इस कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पॉजिटिव चार्ज से ये बेल्ट जो है, उसके सामने का जो बेल्ट है वो बेल्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये बेल्ट इंसुलेटिंग है लेकिन फिर भी ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब बेल्ट ऐसे घूम रहा है, इसलिए उस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और जैसे ही वो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जो भी चार्ज है वो चार्ज पूरा ट्रांसफर हो जाता है बाहर के स्फेरिकल शेल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक मेटेलिक कॉम्ब
लगा हुआ है और अंदर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बाहर का कम होता है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी चार्ज आएगा वो सीधा बाहर यानी कि कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के ऊपर आ जाएगा। ये प्रोसेस इसी तरह से चलती रहती है। ये मोटर यहाँ पे एक जुड़ी हुई होती है, उस वजह से ये बेल्ट ऐसे घूमता रहता है, तो उस वजह से यहाँ पे चार्ज आता रहता है और वो चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र होता रहता है और ऐसे करके बाहर का जो शेल है उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होता रहता है। यही बात आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में दिखाई है। ये एक इंसुलेटिंग बेल्ट हो गया, ये प्लास्टिक रोलर हो गया, ये एल्यूमिनियम का यानी कि कंडक्टिंग रोलर हो गया और ये हो गया ब्रश। एक ब्रश यहाँ भी नीचे बताया हुआ है। इन ब्रश के ऊपर कोरोना डिस्चार्ज ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ भी ये कोरोना डिस्चार्ज लिखा हुआ है। दरअसल बात ये है कि ये जो ब्रश है ना मेटल का, वो फुल्ली कांटेक्ट में नहीं होता, इस बेल्ट के साथ फुल्ली कांटेक्ट में नहीं होता, क्योंकि अगर ये फुल्ली कांटेक्ट में है तो ये कॉम जो है मेटल का है, वो मेटल का कॉम इस रबर के बेल्ट को घिस डालेगा। इसलिए यहाँ पे 100% कांटेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। ये बेल्ट और ये जो मेटल का कॉम्ब है उसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत हाई है इसलिए चार्ज यहाँ से ऐसे स्पार्क करके निकल जाता है। इसके ऊपर जो कुछ भी चार्ज है वो स्पार्क करके इस मेटल कॉम के ऊपर होते हुए यहाँ पे बाहर के स्फेरिकल शेल पे आ जाता है। ये जो स्पार्क होता है ना उसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं उसको? कोरोना डिस्चार्ज। ऐसा ही आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी एक कॉम्ब है। ये कॉम्ब बिल्कुल पूरी तरह से कांटेक्ट में नहीं होता है, बेल्ट के पूरी तरह से कांटेक्ट में नहीं होता, बेल्ट से थोड़ा सा दूर होता है। इस वजह से यहाँ भी इस कॉम्ब के ऊपर जो कुछ भी थोड़ा सा चार्ज है वो चार्ज यहाँ पे बेल्ट के ऊपर स्पार्क थ्रू आ जाता है, स्पार्क से आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। सीधा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, बेल्ट और ये जो कॉम्ब है इसके बीच में सीधा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है ये वान द ग्राफ जनरेटर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे बैटरी दी हुई है, इस बैटरी के साथ ये मेटल कॉम जुड़ा हुआ है। इस बैटरी के पॉजिटिव की वजह से ये मेटल कॉम भी पॉजिटिव बन जाता है और ये पॉजिटिव जो बन जाता है वो पॉजिटिव इस मेटल कॉम के थ्रू इस बेल्ट को मिल जाता है। याद रहे कि ये बेल्ट इंसुलेटिंग बेल्ट है, अभी यहाँ पे रबर बेल्ट ऐसा लिखा हुआ है, तो इस बेल्ट के ऊपर ये चार्ज आ जाता है। देखिए आप याद रखना, इंसुलेटर भी चार्ज हो सकता है, कंडक्टर तो चार्ज होता ही है लेकिन इंसुलेटर भी चार्ज हो सकता है। सिर्फ फर्क इतना है कि कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है, कंडक्टर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन इंसुलेटर में चार्ज कहीं पे जा नहीं सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि इस मेटल कॉम से जो कोई भी चार्ज इस बेल्ट के ऊपर, रबर बेल्ट के ऊपर आएगा, वो ऑब्वियसली एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और वो पॉजिटिव चार्ज उस रबर बेल्ट के ऊपर स्टिक हो जाएगा। अब रबर बेल्ट तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि रबर बेल्ट के साथ साथ वो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे रबर बेल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है। ऐसे करते करते इस चार्ज के साथ ये बेल्ट ऊपर जा रहा है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और पॉजिटिव चार्ज दिखा देता हूँ। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ये चार्ज आता जा रहा है, तो इस एल्यूमिनियम रोलर पे यानी कि कंडक्टिंग रोलर के ऊपर ये चार्ज इस तरह से एक्यूमुलेट होता जाता है। एट लास्ट ये बेल्ट घूमते घूमते जब इस तरफ आता है, तब बेल्ट के ऊपर का जो चार्ज है वो चार्ज इस मेटल कॉम के थ्रू बाहर के स्फेरिकल शेल में आ जाता है। क्यों आ जाता है ऐसा? क्योंकि हमने आगे ही बात कर ली कि यहाँ पे अंदर का जो पोटेंशियल है वो और बाहर का जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस है। अंदर का पोटेंशियल
हमेशा ज़्यादा रहता है। हमने इसके पोटेंशियल को V स्मॉल r नाम दिया था और इसके पोटेंशियल को हमने V कैपिटल R नाम दिया था। तो V स्मॉल r ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ का जो भी चार्ज है वो सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है। कहाँ पे? बाहर के स्फेरिकल शेल पे। तो इस तरह से बाहर के स्फेरिकल शेल पे चार्ज आ जाता है। अब ये बेल्ट जो चार्ज था उसका पूरा चार्ज इस मेटल कॉम के थ्रू यहाँ पे बाहर के शेल पे चला गया, यानी कि अब बेल्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब बेल्ट ऐसे नीचे आता है। जैसे ही यहाँ पे नीचे पहुंचता है तो बैटरी का जो पॉजिटिव है वो उसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, यानी कि ये जो रबर बेल्ट है वो वापस चार्ज हो गया। अब ये वापस यहाँ पे जा रहा है और ऐसे करते करते ये ऊपर आता है। यहाँ पे जो कुछ भी चार्ज इसके ऊपर आता है वो इस मेटल ब्रश से या फिर कहें कि मेटल कॉम से बाहर निकल जाता है, यानी कि इस सरफेस पे आ जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। मैं यहाँ भी थोड़े से पॉजिटिव चार्ज दिखा दूं इस तरह से। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है और ये जो आउटर शेल है इसके ऊपर अच्छा खासा पोटेंशियल बनता जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके ऊपर चार्ज बढ़ता जा रहा है ना। ये जो शेल है इसके ऊपर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से इस शेल के ऊपर अच्छा खासा पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है और ये पोटेंशियल है 6 to 8 मिलियन वोल्ट, या फिर ऐसे कहें 6 to 8 मेगा वोल्ट। इतना हाई पोटेंशियल इसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है। वही चीज़ यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ये वही मेटेलिक स्फेरिकल शेल है कि इसके ऊपर 6 to 8 मेगा वोल्ट या फिर मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर वन द ग्राफ जनरेटर का, और कैसे वन द ग्राफ जनरेटर काम करता है और कैसे उसके ऊपर हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखी। जैसा कि मैंने आपको आगे ही बताया था कि ये टॉपिक नए सिलेबस में निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत ही रिच टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है।